Welcome to the session. आवाज जा रही है? कब तक जा रही है? नहीं, उधर नहीं जा रही है। थोड़ा साउंड बढ़ा दीजिए। आज हम लोग सामाजिक पूंजी संगठनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप यूं कह लीजिए कि नागरिक समाज से जुड़ी हुई संस्थाएं, यही नागरिक समाज के सामाजिक पूंजी होती है। समझ रहे मेरी बात? हाँ, देखिए, हमने अभिशासन को परिभाषित करते हुए क्या पढ़ा है? यही ना कि राज्य जहां एक तरफ बाजार और दूसरी तरफ है ना नागरिक समाज की सहायता से उपलब्ध संसाधनों का दक्षतम उपयोग करते हुए जन आकांक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास इस नाम से जाना जाएगा, अभिशासन। ये पूरी प्रक्रिया ही अभिशासन है। Yes, online students, good morning. You are most welcome to the session. ठीक है, आज हम लोग आज की क्लास में नागरिक समाज के बारे में समझेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण है और बड़ा आसान भी है। आप एक बार में सब समझ जाएंगे। ठीक है, हाँ, लिखना चाहते हैं? मतलब नहीं मानेंगे आप लोग? हाँ? अच्छा, कोई नहीं, इसको समझ लीजिए। उसके बाद पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस लिखवा दूंगा, उसके बाद इन्हें लिखवा दूंगा, है ना? क्योंकि अब एकदम से क्लास में घुसते ही लिखने लगना थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? हाँ, पहले से ही मूड बना हुआ है कि नागरिक समाज की संस्थाएं पढ़नी है ना? कि पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस लिखवा दूं? पहले पढ़ लीजिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बहुत लिखने की जरूरत नहीं है ना? और मैं तो कहा ही हूं कि बीच बीच में आर्टिकल्स आपको देते रहूंगा मैं। क्वेश्चन आंसर तो देना ही है ना आपको। मैं भूलता नहीं हूं जो कमिटमेंट करता हूं। क्वेश्चंस मतलब प्रोबेबल क्वेश्चंस और उनके मॉडल आंसर्स। हालांकि मॉडल आंसर उस रूप में नहीं होगा कि आपको लिखने की ज़रूरत न पड़े, केवल ढांचा होगा उसका, मसौदा। पहले पार्ट में कौन कौन से पॉइंट डालने हैं, बस पॉइंट लिख दिया गया होगा, भाषाई रूप आपको देना पड़ेगा, है ना? हाँ, बट ये जरूर क्लियर हो जाएगा कि इस प्रश्न के उत्तर में कौन कौन से इनपुट सप्लाई करने हैं, है ना? हाँ, जानते हैं पहले नागरिक समाज की संस्थाएं। गवर्नेंस में नागरिक समाज की संस्थाएं क्यों आवश्यक है? ध्यान रखिएगा, गवर्नेंस हमेशा बाई डायमेंशनल प्रक्रिया है, द्विआयामी, जिसका एक आयाम क्या है? राज्य। राज्य बोले तो सरकार, और दूसरा नागरिक। नागरिक, राज्य तथा नागरिक। ठीक है, अब देखिए, यहीं पर आता है नागरिक समाज संगठन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, नागरिक समाज संगठन। ये जो नागरिक समाज संगठन है, आप कह सकते हैं
विभिन्न प्रकार की, या कह सकते हैं अलग अलग प्रकृति की संस्थाएं हैं। ये क्या है? अलग अलग प्रकृति की संस्थाएं जो जनता के हितों को, जनता की चिंताओं को सरकार तक पहुंचाती हैं। किस तक पहुंचाती हैं? हाँ, तो अलग अलग प्रकृति की संस्थाएं जो नागरिकों की चिंताओं से सरकार को रूबरू कराती हैं, है ना? सरकार को रूबरू कराती हैं। अब क्यों चिंताओं से रूबरू कराती है? ताकि सरकार उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग कर सके। और जब सरकार जनता की इच्छाओं के अनुरूप काम करेगी तो आप कहेंगे ना कि सरकार और जनता के बीच एक समन्वयकारी संबंध कायम हो रहा है। जनता का अपनी सरकार में विश्वास बढ़ेगा। सरकार को भी इस बात को लेकर संतुष्टि होगी कि हम वैसा ही कार्य कर रहे हैं जैसा हमारी जनता चाहती है। क्लियर है ना ये बात? हाँ। तो अलग अलग प्रकृति की संस्थाएं जो नागरिकों की चिंताओं से सरकार को रूबरू करती हैं, कराती हैं। अच्छा, इसका लाभ क्या है? इससे इससे सरकार लोक हितकारी, है ना, लोक हितकारी व जन भावनाओं के अनुरूप नीतियां बना पाती हैं। इसका लाभ क्या है? इससे जनता का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ता है तथा सरकार का भी मनोबल बढ़ता है। क्यों मनोबल बढ़ता है? क्योंकि सरकार यह महसूस करती है कि भाई सरकार तो जनता की सरकार है और जनता की इच्छाओं के अनुरूप हम कार्य कर पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं। इससे मनोबल बढ़ेगा ना। हाँ। अब जरा सोचिए, ये जो, अब फिर से वापस आ जाइए इसके रॉ पैटर्न पे। यहाँ है राज्य, यहाँ है नागरिक समाज, सॉरी नागरिक, यहाँ है नागरिक। आप बताइए, ये जो नागरिक समाज संगठन है, ये अपने माध्यम से यानी अपनी भूमिका के निर्वहन के द्वारा, आप ही बताएं, राज्य और नागरिकों के मध्य समन्वय स्थापित कर पा रहे हैं कि नहीं? है ना? तो अगर आपसे कोई कहे कि नागरिक समाज की संस्थाओं की मुख्य भूमिका क्या है, तो जवाब होगा राज्य तथा नागरिकों के संबंधों को संतुलित करना, इनके संबंधों में समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना, बैलेंस मेंटेन करना। समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए, अभी तक बातें सुस्पष्ट नहीं हुई है, सब कुछ हम लोग अंधेरे में तीर मार रहे हैं। कैसे अंधेरे में तीर मार रहे हैं? अब जनता के अलग अलग वर्गों से जुड़ी हुई संस्थाएं तो हमने बोल दी, लेकिन हकीकत में ये कौन सी संस्थाएं हैं, ये जब जानेंगे तो जाकर सुस्पष्टता आएगी। तो नागरिक समाज के संगठन या नागरिक समाज संगठन का संबंध कुल कुछ संस्थाओं से है, जैसे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस,
स्वैच्छिक संगठन, स्वैच्छिक संगठन, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। रजिस्टर्ड सोसाइटी, पंजीकृत समाज, है ना? क्या बोलते हैं? पंजीकृत समाज। इस पर इधर ध्यान दो, पंजीकृत समाज, रजिस्टर्ड सोसाइटी। देखो, आमतौर पे मैं क्लास के अंदर आप देखेंगे मैं गुस्सा वुस्सा नहीं होता, अमूमन नहीं होता हूँ। अब किसी को लग जाए वो बात अलग है। इसके पीछे की वजह जान रहे हैं आप? इसके पीछे की वजह ये है कि भाई जो भी बैच शुरू होगा 20, 25, 30 दिन में वो समाप्त होगा। 30 दिन के बाद बच्चे अपनी राह पे, टीचर अपनी राह पे, फिर बड़ा अफसोस होता है कि यार क्यों किसी बच्चे को डांट दिया। हालांकि डांट फटकार नहीं होती इस स्तर पे, समझाना बुझाना होता है, बट एक अफसोस तो थोड़ा हो ही जाता है। आप देखिए 3 तारीख से आपकी क्लासेस चल रही है, आज 30, बृहस्पतिवार को शुरू हुई, आज बृहस्पतिवार को खत्म। इसके बाद दूसरे बैच में क्लासेस होने लगेंगी, नए चेहरे। तो हमारी यही कोशिश होती है कि ऐसा ना हो कि किसी स्टूडेंट को ये महसूस हो कि बेवजह के गवर्नेंस वाले टीचर ने फटकार लगा दिया, नहीं लगाना चाहिए था। ऐसा होता है? नहीं होता। ये तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, स्विच ये ऑफ ऑन मत करो। चलिए इधर देखिए, स्वैच्छिक संगठन, पंजीकृत समाज, है ना? अच्छा, रजिस्टर्ड कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी, पंजीकृत कंपनी, ट्रस्ट, सहकारी समिति, ठीक है, लोक हितवादी संगठन, लोक हितवादी संगठन, गैर सरकारी संगठन, हित समूह अथवा दबाव समूह, ये सब क्या हैं? ये सब नागरिक समाज की संस्थाएं हैं। स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, क्लियर है? इन सबको समेकित रूप से अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या लिखेंगे? हाँ, अलग अलग प्रकृति की वे संस्थाएं जो नागरिकों के मुद्दे को सरकार तक पहुंचाती हैं, यही ना? और इससे सरकार व नागरिक के मध्य बेहतर तालमेल कायम होती है। ठीक, इसी को कहते हैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। कई बार लोग कहते हैं सर सिविल सोसाइटी में और एनजीओ में क्या अंतर है? अरे कोई अंतर नहीं है, एनजीओ सिविल सोसाइटी ही है। सिविल सोसाइटी और ट्रस्ट में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, ट्रस्ट सिविल सोसाइटी है। सिविल सोसाइटी एक व्यापक अवधारणा है
है ना। इन सबको सिविल सोसाइटी कहेंगे। अब देखिए, जो सिविल सोसाइटी के नाम पे हम प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, वे सारे प्रिंसिपल्स इन सब पे लागू होंगे कि नहीं, बताइए। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, नागरिक समाज की जो संस्थाएं होती है, ये सब, इनको लेकर एक आम राय है, ये जनता के हितों को अन्यों की तुलना में बेहतर तरीके से समझ पाती हैं, उन हितों का बेहतर तरीके से स्वरूपीकरण कर पाती हैं, प्रकटीकरण कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें कानूनी ताम झाम से दो चार नहीं करना पड़ता। मेरी बात समझ रहे हैं? इनके ऊपर कोई कानूनी बाध्यकारिता, क्योंकि ये सरकारी नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? ये सरकारी नहीं है, तो इन्हें, इनके ऊपर कोई वैधानिक या कानूनी बाध्यकारिता नहीं होती कि आपको अपने एक्ट में, अपने कृत्य में अमुक अमुक काम ही करना है, ये काम नहीं करना है, इतने से इतने समय तक ही आपका वर्किंग आवर होगा, फला ढिमका। तो ऐसी कोई भारी भरकम औपचारिकता इनके साथ नहीं जुड़ी होती। समझ रहे हैं मेरी बात? इसीलिए ऐसा माना जाता है कि नागरिक समाज की संस्थाओं से आम जनता अपेक्षाकृत बेहतर नजदीकियां रखती है बनिस्पत सरकार की संस्थाओं के। ये बात बहुत हद तक ठीक भी है। आपके समाज से जुड़ा जुड़ा हुआ कोई सीधे सीधे संगठन होगा, आपको नहीं लगता कि आप उस संगठन के प्रति अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं? बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, जैसे मान लीजिए आप विद्यार्थी हैं तो NSCY, ABVP, आयशा, ऐसा समझ रहे हैं? हाँ, RSS नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी का ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन और RSS स्टूडेंट यूनियन नहीं है, है ना। ये एक कह सकते हैं प्रेशर ग्रुप है, कल्चरल प्रेशर ग्रुप, सांस्कृतिक दबाव समूह। ठीक है, तो चूंकि इन्हें संविधान व कानून की बाध्यताओं से मुक्त रखा जाता है, लिहाजा ये जनता से अधिक नज़दीकियां बना पाते हैं। जनता इन पर अपेक्षाकृत अधिक भरोसा करती है, इनके माध्यम से अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचा पाती है। क्लियर ये बात? सरकार तक पहुंचा पाती है। अब इनके कई सारे रूप हैं, जिसमें एक रूप है स्वैच्छिक संगठन। देखिए, बड़ी सिंपल परिभाषा है स्वैच्छिक संगठन का। मान लीजिए दो दो तीन लोग हैं, एक हैं उधो, दूसरे हैं माधो, इन्होंने साथ में जोड़ लिया साधो को तीनों ने कहा कि देखो जी, इस जीवन में कुछ रखा नहीं है। क्या है इस जीवन में? कुछ रखा नहीं है। बताइए, पिछले 3 वर्षों में अपनी नज़रों के सामने मिस्टर X निकल लिए, Y निकल लिए, Z निकल लिए, इस जीवन का कोई भरोसा है? जब तक जीवन है कुछ ऐसा करो लोग याद रखें, या फिर लोगों को अच्छा लगे अपनी अच्छाई के लिए, अपने अच्छे लगने के लिए तो लोग करते ही हैं, कुछ औरों के लिए करो। इन्होंने स्वेच्छा से, वॉलंटरली ये डिसाइड किया कि हम तीनों लोग और भी जुड़ना चाहें, मतलब मिनिमम 2 होने चाहिए, यहाँ तो 3 हैं बेचारे, हम तीनों लोग एक साथ मिलकर एक संगठन बनाएंगे, स्वयं सेवा संगठन या स्वेच्छा संगठन, और हमारा काम होगा दूसरों की मदद करना। और हमारे संगठन में हिंसा, अस्त्र शस्त्र इत्यादि के लिए कोई स्थान, यानी 2 या 2 से अधिक लोगों का एक ऐसा संघ जिसमें शस्त्र प्रयोग वर्जित हो, तथा इस संघ के लोग अपनी इच्छा से समाज कल्याण का कार्य करें। ऐसे संगठनों को क्या बोला जाता है? हाँ, स्वेच्छा संघ या स्वेच्छा संगठन। ठीक है, स्वैच्छिक संगठन, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। अब मान लीजिए उधो माधो और साधु की टीम बढ़ गई, 3 की जगह और इसमें 8-10 लोग जुड़ गए। मान लो नहीं भी जुड़े, 3 ही हैं, हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि थोड़ा इसका साइज बड़ा हो, 5 लोग और जोड़ लो, 3 5 8। अब ये 8 लोगों का स्वैच्छिक संगठन ये डिसाइड किया कि ऐसा है, चलो अपने संगठन को
सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तत्वाधान में पंजीकृत करा लेते हैं। इस कानून के तहत पंजीकृत करा लें, सोसाइटी पंजीकरण कानून 1860। अब यही स्वेच्छा संघ, वॉलुंटरी ऑर्गेनाइजेशन, यही स्वैच्छिक संगठन अगर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर रजिस्टर्ड हो गया, तो अब इस स्वैच्छिक संगठन को किस नाम से पुकारेंगे आप? पंजीकृत समाज। क्या बोलेंगे इसे? पंजीकृत समाज। समझ रहे इस बात को? रजिस्टर्ड सोसाइटी क्या बोलेंगे? हाँ, पंजीकृत समाज। ठीक है, अब देखिए, पंजीकृत कंपनी। अब इसके लिए कंपनी लॉ के तहत अगर किसी स्वैच्छिक संगठन को, स्वैच्छिक संगठन ही 2 या 2 से अधिक लोगों का संगठन जो अस्त्र शस्त्र की परंपरा से दूर हो तथा स्व प्रेरणा से जन कल्याण का कार्य करना चाहता हो, अगर उसने अपने आप को कंपनी लॉ 2013 के तहत रजिस्टर्ड करा लिया, तो अब उसे क्या बोलेंगे आप? पंजीकृत कंपनी। ये बात समझ में आ रही है? हाँ। अब देखिए, ट्रस्ट भारत में भारतीय ट्रस्ट कानून काम करता है, 1882 का है, अंग्रेजों के दौर का। तो अगर इंडियन ट्रस्ट एक्ट, अगेन यही स्वैच्छिक संगठन ही 2 या 2 से अधिक लोगों की जन कल्याण की स्वेच्छा से प्रेरित या जन कल्याण की इच्छा से प्रेरित एक स्वैच्छिक संगठन अगर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के तत्वाधान में पंजीकृत हो जाता है, तो उसे क्या बोला जाएगा? ट्रस्ट। इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। अब देखिए, सहकारी समिति। अगेन सहकारी समिति भी 2 या 2 से अधिक लोगों की स्वेच्छा से बनाया गया संगठन जो जन कल्याण से प्रेरित हो तथा जिसका रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव एक्ट, कौन सा एक्ट? 1923 1923 के तत्वाधान में हुआ हो, मतलब कोऑपरेटिव लॉ, इंडियन कोऑपरेटिव लॉ 1923 के अंडर उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। मूल लॉ 1912 का था, 1923 में उसमें अमेंडमेंट लाया गया है ना। तो इंडियन कोऑपरेटिव एक्ट, इंडियन कोऑपरेटिव अमेंडमेंट एक्ट 1923 के तत्वाधान में अगर किसी स्वैच्छिक संगठन को रजिस्टर्ड किया गया तो उसे किस नाम से पुकारा जाएगा? सहकारी संघ। अब देख रहे हैं इन सब का रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि नहीं? अब देखिए, इनका भी रजिस्ट्रेशन हुआ है, इनका भी हुआ है, इनका भी हुआ है, इनका भी हुआ है। इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। अगर इनमें से किसी ने भी लास्ट 3 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स का अपना बजट प्रस्तुत कर दिया, अपना लेखा परीक्षण प्रस्तुत कर दिया, है ना, प्लस इन्होंने पिछले 3 वर्षों में किसी भी क्षेत्र में किस तरह की भूमिका निभाई है, कहने का मतलब सोशल ऑडिटिंग, सामाजिक, हाँ, अंकेक्षण भी। अगर हालांकि देखिए इनके लिए ये वॉलुंटरी होता है, ये अगर चाहें तो सोशल ऑडिट नहीं शो करें, बट आपको करना होगा। अगर आपने कर दिया और 3 साल के आपने अपने फाइनेंशियल लेखा जोखा को दर्शा दिया और सरकार से मांग की कि देखो जी हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखो, हम पिछले 3 साल से कैसा काम कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सरकार भी तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती है, हम आपका हाथ बटाना चाहते हैं, बस हमें फंड आवंटित करिए। सरकार कहेगी कोई बात नहीं,
सालाना 3 करोड़ रुपया। आप काम करिए इस क्षेत्र में, हेल्थ के। अब वहीं पर ये रजिस्टर्ड सोसाइटी या रजिस्टर्ड कंपनी या ट्रस्ट या सहकारी समिति किसका रूप ले ली? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन। अब तो नहीं भूलेंगे इनको आप, अभी लिखवा दूंगा तो भविष्य में भी नहीं भूलेंगे। अभी बस समझ लीजिए, लोक हितकारी संगठन। अच्छा, एनजीओ के लिए यहाँ लिखा हूं मैं गैर सरकारी, समझ रहे हैं ना इसको? लोक हितकारी संगठन, लोक हितकारी। अब देखिए, कई सारे ऐसे संगठन होते हैं जो लोक हित में काम करते हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं करते। जैसे आप देखेंगे सलमान खान का एक एसोसिएशन है, क्या नाम है उसका? बीइंग ह्यूमन, बीइंग ह्यूमन, बीइंग ह्यूमन। अब वो डायरेक्ट किसी को, कोई एक तरह से कह सकते हैं कोई कल्याण का कार्य नहीं करते, लेकिन कोई कल्याण का कार्य करने वाली जो संस्था है उसका वित्तीयन करते हैं, मतलब वित्त पोषण करते हैं, उसको फंड एलोकेट करते हैं। ऐसा होता है। कई ऐसे संगठन हैं जो आम जनता के कॉज में कानूनी लड़ाई लड़ते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी। समझ रहे मेरी बात? हाँ, ये सारे जो संगठन है इनको बोला गया लोक हितकारी संगठन, जो डायरेक्ट आपके लिए काम नहीं करेंगे लेकिन इनडायरेक्टली आपके कल्याण से वो जुड़े रहेंगे। स्वयं सहायता समूह, ध्यान रखिएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये बेसिकली महिलाओं के एक साथ मिलकर उनके विकास को बढ़ावा देने का एक रूप है। यानी दो या दो से अधिक महिलाएं जब एकजुट हो जाएं, और एक, और भी कौन सी महिलाएं? दोज हु आर लाइंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो बीपीएल जो महिलाएं हैं उनका स्वेच्छा से आपस में एक संगठन के रूप में संगठित होना और आपस में मिलजुल कर माइक्रो फाइनेंसिंग के माध्यम से, है ना, माइक्रो फाइनेंसिंग के माध्यम से, सूक्ष्म वित्तीयन के माध्यम से किसी काम काज को बढ़ावा देना, जैसे मान लीजिए सिलाई कढ़ाई इस तरह के काम, और उसका लाभ सभी महिलाओं को या महिलाओं के अलग अलग वर्गों को बारी बारी से हासिल हो, इसके लिए ये संगठित होती हैं। जैसे होता है ना कि मान लीजिए कि बिलो पॉवर्टी लाइन जो वुमेन है एक साथ यूनाइट हो गई, उन्होंने कहा कि चलो हम एक ऐसे समूह के रूप में विकसित करेंगे जिसमें हम अपनी सहायता खुद से करेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप, अपनी सहायता खुद, अपनी मतलब हम सबकी, एक दूसरे के साथ मिलकर, है ना। यहाँ पर बेसिकली माइक्रो फाइनेंसिंग का सहारा लिया जाता है। यहाँ राज्य भी इन्हें फाइनेंस देती है लेकिन छोटे स्तर पे, छोटे स्तर। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये मतलब है। अब रही बात हित समूह और दबाव समूह। और फिर होलिस्टिक रूप से हम लोग देखेंगे कि भारत में नागरिक समाज की जो संस्थाएं हैं कितना सफल कितना विफल। अगर विफल प्रतीत हो रही हैं तो उनकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, भविष्य की राह क्या हो सकती है, मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच इस पर डेवलप कर लेंगे, उसके बाद ही डिक्टेशन को फॉलो करेंगे। ठीक है ना? हाँ, अभी तक की सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है? अब तो एनजीओ और ट्रस्ट में अंतर पूछेगा तो आप बता देंगे। हाँ, हित समूह, हित समूह, और इसी के स्लैश में मैं दबाव समूह लिखा था। हाँ, अब बताइए, हित समूह हो, ट्रस्ट हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, प्रथमेव सभी को किस नाम से आप पुकारेंगे? नागरिक, हाँ, नागरिक समाज की संस्था। आप कह सकते हैं कि नागरिकों के
किसी वर्ग विशेष के हितों को बढ़ावा देने अथवा उन्हें प्रकट करने वाली संस्था को हित समूह कहते हैं। क्या बोलते हैं? हित समूह। हित समूह कहते हैं। ठीक है। नागरिकों के किसी वर्ग विशेष के हितों को बढ़ावा देने वाले अथवा उन्हें प्रकट करने वाली संस्था को किस नाम से पुकारा जाता है? हित समूह। संस्था अथवा संगठन कह लीजिए, इनको हित समूह कहते हैं। अच्छा, हित समूह का कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं होता। क्लियर है ना ये बात? हाँ। तो अगर आपसे कोई कहे कि क्या हित समूह एनजीओ का रूप धारण कर सकता है, तो क्या जवाब होगा? नहीं। केवल उन नागरिक समाज की वही संस्थाएं एनजीओ का रूप धारण कर सकती हैं जो किसी न किसी रूप में पंजीकृत हों। क्लियर है ये बात? ठीक। अब देखिए, अब जनता के या नागरिकों के अलग अलग वर्गों के हितों को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग हित समूह होंगे। अलग अलग हित समूह होंगे, सभी अपने अपने वर्गों के वर्गीय हितों को प्रस्तुत करेंगे। अब ये वर्गीय हित सरकार तक कैसे पहुंचता है, जरा इस पैटर्न को समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ है इंटरेस्ट ग्रुप 1, यहाँ है इंटरेस्ट ग्रुप 2, यहाँ है इंटरेस्ट ग्रुप 3। ठीक है, ये सभी नागरिक समाज से ही जुड़े हुए संगठन है, हित समूह है। इंटरेस्ट ग्रुप 1 ने अपने समाज के 3 इंटरेस्ट को प्रमोट किया। 3 इंटरेस्ट, मान लीजिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इनसे जुड़े हुए मामले होंगे। मैं आभासी रूप से आपके सामने इन्हें प्रेषित कर रहा हूँ। मान लीजिए I1, I2 और I3। इंटरेस्ट ग्रुप 2, इसने क्या प्रेषित किया? I1, I4, I3। इंटरेस्ट ग्रुप 3 ने क्या एक्सप्रेस किया? I2, I3, I5। अब जनता के 3 अलग अलग वर्ग, तीनों वर्गों के वर्गीय हितों को प्रमोट करने के लिए उनका इंटरेस्ट ग्रुप, उनका हित समूह। ठीक। अब यहाँ 3 हित समूह आ गए। इधर है गवर्नमेंट। कौन है? गवर्नमेंट। अब जाहिर सी बात है, तीनों वर्गों के वर्गीय हित एक से नहीं है। हाँ, लेकिन एकदम से अलग भी नहीं है। तो इनके वर्गीय हितों में सामंजस्य कायम करने का काम कौन करेगा? तो हित समूहों के द्वारा प्रस्तुत वर्गीय हितों में सामंजस्य कायम करने का कार्य कोई और नहीं बल्कि राजनैतिक दल करते हैं। कौन करता है? राजनैतिक दल। अब ये सत्ता पक्ष से भी हो सकते हैं और प्रतिपक्ष से भी हो सकते हैं। ये क्या करेंगे? हित समन्वय का कार्य करेंगे। अलग अलग हित समूहों द्वारा प्रकट अलग अलग वर्गों के वर्गीय हितों के मध्य तालमेल स्थापित करने की यहाँ क्या होगी? कोशिश होगी। अब देखिए, ये जो राजनीतिक दल है, जब हितों को लेकर, जब हितों में एकीकरण कायम करने की कोशिश करेगा, तो आपको नहीं लगता कि इसकी नज़र में साफ साफ दिख जाएगा कि तीनों वर्गों के वर्गीय हितों की अगर हम बात करें, या तीनों इंटरेस्ट ग्रुप्स के द्वारा, हित समूहों के द्वारा जो अपने अपने संबंधित वर्ग के वर्गीय हितों को निरूपित किया गया है, उसमें I1 तो श्योर एंड शॉर्ट है। देख रहे हैं, I1 उभयनिष्ठ है ना, यहाँ भी, यहाँ भी। अच्छा, यहाँ नहीं है, चलो 2 जगह है। और कौन सा है? I3। मतलब I3 को तो हर हाल में अपनाना है भाई। I3 को हर हाल में, तो सबसे ऊपर वरीयता देंगे आप I3। I1 2 जगह मैच कर रहा है, तीसरी जगह नहीं कर रहा है। I4 एक ही जगह है ना। अब कौन सा मैच कर रहा है? I2। तो हाँ,
तो I1 और I2 पर भी विचार किया जा सकता है। अब ये जो राजनीतिक दल इनमें समन्वय कायम करेगा, तो समन्वय कायम करते हुए भी इनका वरीयता क्रम निर्धारित करेगा। किस तरीके से? तो अगर हम वरीयता क्रम की बात करें, सबसे वरीयता क्रम में ऊपर कौन है? देन कौन है? हाँ, I1 एंड I2 लगभग बराबर है। तो I3 नामक जो इंटरेस्ट है, ये हर हाल में सरकार तक पहुंचेगा और सरकार को इस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को ये राजनीतिक दल बता देंगे कि ध्यान रखना, किसी वर्ग का नहीं, सभी वर्गों की यही राय है। मेरी बात समझ रहे हैं? सभी वर्गों की यही राय है। आप ये मत समझिएगा कि किसी वर्ग विशेष का जो इंटरेस्ट ग्रुप है केवल उसी की राय है, क्योंकि तीनों की उभयनिष्ठ राय है ना। हाँ, अगर सरकार थोड़ी और मान लीजिए खुश दिल निकली, बड़े दिल वाली निकली, तो I2 और I1 को भी एकोमोडेट कर लेगी। ठीक है, अब जरा सोचो, अभी तक तो बड़े दिल वाली सरकार की बात हो रही है, मान लीजिए सरकार छोटे दिल वाली निकली, तो हित समूहों की बातों को नजरअंदाज करेगी, राजनैतिक दलों के विचार पर भी उस तरह से गौर नहीं फरमाएगी। तब क्या होगा भाई? तब यही हित समूह अपनी बातें मनवाने के लिए, यही हित समूह अपनी बातें मनवाने के लिए दे विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग प्रेशर टैक्टिक्स। ये क्या करेंगे? अपनी बातें मनवाने के लिए दबावकारी साधनों का प्रयोग करने लगेंगे। दबावकारी साधनों का प्रयोग करने लगेंगे। कौन प्रयोग करेगा? हित समूह, इंटरेस्ट ग्रुप। और जैसे ही कोई इंटरेस्ट ग्रुप अपने ग्रुप विशेष की, अपने जनता के वर्ग विशेष की बातों को मनवाने के लिए दबावकारी साधनों का प्रयोग करने लगे, समझ लीजिए वह हित समूह अब किस नाम से जाना जाएगा? दबाव समूह। क्लियर है ये बात? दबाव समूह। प्रेशर ग्रुप्स, दबाव समूह, है ना। यानी कोई इंटरेस्ट ग्रुप अपनी बातें मनवाने के लिए दबावकारी साधनों का प्रयोग करने लगे, प्रेशर टैक्टिक्स का सहारा लेने लगे, तो समझ लीजिए वो क्या बन गया? दबाव समूह। आगे बढ़ूं। अब देखिए, दबाव समूहों के बारे में पढ़ने के क्रम में हमने राजनीतिक दलों का एग्जाम्पल लिया। एक बात तो तय हो गया कि कोई भी दबाव समूह या हित समूह राजनीतिक दलों के अभाव में कभी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सकते। समझ रहे मेरी बात? क्योंकि राज्य अलग अलग दबाव समूहों को एंटरटेन नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन सभी दबाव समूहों के या हित समूहों के जो उभयनिष्ठ मुद्दे होंगे, अगर वो मुद्दे सरकार तक पहुंचा दिया जाए, पॉलिटिकल सिस्टम तक पहुंचा दिया जाए, तो संभव है पॉलिटिकल सिस्टम उस पर रचनात्मक रूप से कार्रवाई कर सकेगी। समझ रहे मेरी बात? अब ये काम कोई दबाव समूह तो करेगा नहीं, क्योंकि दबाव समूह का स्वरूप संकीर्ण होता है। संकीर्ण मतलब उन्हें केवल अपने वर्ग के वर्गीय हितों से लेना देना होता है, दूसरे वर्ग के वर्गीय हितों से नहीं, क्योंकि उनको चुनाव तो लड़ना नहीं है, सत्ता चाहिए नहीं। राजनीतिक दल, राजनीतिक दल का सीधा सपाट मतलब आपको बता देता हूं। जनता का एक ऐसा समूह जो किसी खास राजनीतिक विचारधारा की बुनियाद पर संगठित हुआ हो, तथा जिसका सबसे प्रमुख उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति हो। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कहे कि हम वो राजनीतिक दल हैं जिसका उद्देश्य सत्ता प्राप्ति नहीं है, समझ लीजिए कि या तो वो बेवकूफ़ बना रहा है, या उसको खुद राजनीतिक दल का मतलब नहीं मालूम है।
राजनीतिक दल का मतलब ही है सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से एक समान राजनीतिक विचारधारा रखने वाले लोगों का संगठित स्वरूप। समझ रहे मेरी बात? अब इस संगठन में अपेक्षाकृत अधिक संख्या में लोग जुड़े होते हैं। अब अगर आपको सत्ता चाहिए और बहुसांस्कृतिक मुल्क है, तो बताइए किसी समाज विशेष का राजनीतिक दल बनकर अगर आप सिमट गए, जिंदगी में कभी सत्ता में आएंगे? नहीं आएंगे। सत्ता में आने का मतलब कि जनता के सभी वर्गों तक आपकी पहुंच होना चाहिए, और सभी वर्गों के जो अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, सबको सुनना पड़ेगा। सबके जो एजेंडा हैं, लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज, उन पर आपको नज़र डालनी होगी, है ना? और उसमें जो उपयुक्त होगा, जो उभयनिष्ठ होगा, जो सभी के हित में होगा, उसको आगे बढ़ा दीजिए। कहाँ? सत्ता तक, राजनीतिक प्रणाली तक। तो राजनीतिक दल और दबाव समूह, इसी को प्रभावक समूह भी कहते हैं, है ना? इनमें बहुत हद तक आपसी संबंध देखने को मिलते हैं। जैसे पश्चिम के देशों में आप देखेंगे, राजनीतिक दल और प्रभावक समूह यानी दबाव समूह एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, लेकिन जुड़े रहने के बावजूद भी वहाँ के दबाव समूह राजनीतिक दल की विचारधारा के गिरफ्त में नहीं आएंगे। गिरफ्त में नहीं आएंगे कहने का मतलब कि मान लीजिए कि कोई प्रभावक समूह है, प्रेशर ग्रुप है PG1, ठीक, और इसका तुक है पॉलिटिकल पार्टी 1। लेट अस कंसीडर दैट PP1 इज इन गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टी 1 सरकार में है, यानी इसी की सत्ता है, ठीक। अब ये प्रेशर ग्रुप क्योंकि इस राजनीतिक विचारधारा में यकीन रखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस राजनीतिक विचारधारा की कैद में है। अन्य राजनीतिक विचारधाराओं की तुलना में इस राजनीतिक विचारधारा के प्रति इसका झुकाव है, लेकिन इससे स्वतंत्र है। अब मान लीजिए PG1 समाज के किसी खास समूह की, जैसे मान लीजिए ग्रुप 1 के इंटरेस्ट को प्रमोट करता है, इसके हितों को बढ़ावा देता है। अब मान लीजिए PG1 नामक प्रेशर ग्रुप 1 के हितों को लेकर PP1 तक पहुंचा, और PP1 यानी जो सत्ता में दल है, वो इस दबाव समूह के द्वारा इसके वर्गीय हित को एंटरटेन करने से मना कर दिया कि नहीं नहीं, ये नहीं हो पाएगा, क्या तुम फालतू के मुद्दे उठा रहे हो। तब ये क्या कहेगा? हम फालतू के मुद्दा उठा रहे हैं, तुम क्या समझ रखे हो हम तुम्हारी विंग हैं? अरे तुम राजनीतिक दल होंगे होंगे, बने रहो अपनी जगह, और जनता के बीच जाएगा अपने समूह के, कहेगा अगले चुनाव में कसम खा लो, देखना मत इस पार्टी को। इनके होश ठिकाने आ जाएंगे कि नहीं? आप बताइए, भारत में किसी दबाव समूह के पास ऐसी हैसियत है? छात्रों के हितों को बढ़ावा देने वाले जो फेमस प्रेशर ग्रुप्स हैं, छात्र संगठन जैसे NSUI, ABVP, अभी चूंकि सत्ता में ABVP है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, BJP ऑफिस से एक फोन आ जाए, ABVP छात्रों के सारे हितों को भूल जाएगी। भूल जाएगी कि नहीं बताइए? यही बात NSUI पर लागू होगा। कहने का मतलब कि हमारे यहाँ जो प्रभावक समूह है, जो दबाव समूह है या हित समूह है, अलग अलग राजनैतिक विचारधाराओं से जुड़े भी होते हैं और उनकी गिरफ्त में चले जाते हैं। ये सबसे मतलब दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ माइजरी। ये दुर्दशा की सबसे बड़ी वजह है। देखिए, पश्चिम के देशों में, वेस्टर्न वर्ल्ड में, देखो डेमोक्रेसी में प्रेशर ग्रुप का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार की आंखें खोलते रहते हैं। जब सरकार को झपकी आती है ना, तो उन्हें याद दिलाते हैं, सोने का नहीं, बहुत कुछ करना है अभी। समझ रहे हैं? हाँ, तो वहाँ पर जो दबाव समूह हैं, आप कह सकते हैं कि अपेक्षाकृत अधिक तटस्थता, निरपेक्षता और पारदर्शिता के साथ काम कर पाते हैं, पूर्वाग्रह रहित होकर काम कर पाते हैं। भारत जैसे देशों में हित समूह या दबाव समूह स्वतंत्र तरीके से काम नहीं कर पाते। प्लस भारत के अंदर दबाव समूहों को उतनी इज्जत भी प्राप्त नहीं है जितनी पश्चिम के देशों में है। पश्चिम के बारे में, खास करके अमेरिका के बारे में, तो अक्सर कहा जाता है कि वहाँ की हुकूमत, वहाँ का राष्ट्रपति नहीं बल्कि अमेरिका के 3-4 गिने चुने व्यापारिक घराने चलाते हैं।
आपको लगता है ट्रंप की सरकार एलोन मस्क की एक भी बात को काट सकती है? सोचिए, जनता को कोई आपत्ति नहीं कि इतना बड़ा उद्योगपति चुनाव प्रचार कर रहा है, ये कौन सी बात हुई, ये तो आम जनता का ध्यान ही नहीं रखेगा, कुछ नहीं, जनता और झूम के वोट दी उसको। भारत में हिम्मत है किसी राजनीतिक दल को कि किसी बड़े पूंजीपति को खड़ा कर दे अपने मंच पे? एक तो पूंजीपति ही खड़ा होना नहीं चाहेगा कि कहीं इसकी सरकार चली गई, विपक्ष वाले सत्ता में आ गए तो सारा चौपट कर देंगे और खेलो राजनीति राजनीति। ये बड़ी समस्या है ना, क्योंकि व्यवसायिक हित समूह भी तो होता है। तो पश्चिम के देशों में हित समूहों की ठीक ठाक रिस्पेक्ट है, भारत में नहीं है। अब भारत में उलूल जुलूल टाइप के हित समूह भी होते हैं, आपको बताएं इसको उलूल जुलूल समझ रहे हो, बिना मतलब के, फर्जी वाले। अब लोग अलग ही अंगड़ाई लेते फिरेंगे, कोई कहेगा श्री राजपूत करणी सेना, कोई कहेगा अखिल भारतीय ब्राह्मण सेना, कोई बोलेगा बजरंग दल, कोई कहेगा जाट महासभा, कोई कहेगा यादव महापंचायत, ये सब अखिल भारतीय वैश्य संघ। अब ये सब क्या हैं सब प्रेशर ग्रुप ही, इंटरेस्ट ग्रुप ही। लेकिन जैसे ही आपके सामने आएगी, मान लीजिए सपोज कि आपके घर वाले अखिल भारतीय वैश्य संघ से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छा नहीं लगता। ये क्या जातिगत आधार पे दबाव समूह बनाना फर्जी का? अरे व्यवसायिक आधार पे बनाओ। दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन डूटा प्रोफेशनल प्रेशर ग्रुप हुआ, आउटा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ये प्रेशर ग्रुप हुआ। ये कौन सा ठाकुर महासभा, यादव महासभा फर्जी का अब सोचिए कौन आलोचना कर रहा है? खुद वो व्यक्ति जिसके परिजन उस दबाव समूह को सक्रियता से फॉलो करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ दबाव समूह को वो रिस्पेक्ट नहीं है जो मिलनी चाहिए। समझ रहे मेरी बात? हाँ, अब वो रिस्पेक्ट नहीं है तो जाहिर सी बात है सत्ता भी इनकी इज्जत नहीं करेगी। आमतौर पे हमारे यहाँ दबाव समूह लेजिस्लेचर को प्रभावित नहीं कर पाते। लेजिस्लेचर समझ रहे हैं? कानून निर्माता को प्रभावित नहीं कर पाते। ये किसको प्रभावित करते हैं? उनको जहां आप जाने वाले हैं। समाहरणालय में बैठ के धरना देने लगेंगे, कलेक्ट्रेट में, जिला मुख्यालय का घेराव कर डालेंगे। प्रशासकों को तो प्रभावित करते हैं, लेकिन शासकों को नहीं। सही कह रहे हैं, शासन को प्रभावित नहीं कर पाते, केवल प्रशासन को प्रभावित करते हैं। ये है भारत में दबाव समूहों की स्थिति। जबकि पश्चिम के देशों में दबाव समूह बहुत मजबूती से काम करते हैं। मतलब SHE फाइनर एक विचारक है, वो तो कहता है कि प्रेशर ग्रुप्स आर नथिंग बट द इनविजिबल एम्पायर्स। दबाव समूह अदृश्य साम्राज्य हैं। सोचिए, अदृश्य साम्राज्य हैं। भारत के हित समूह अथवा दबाव समूहों का जब आप वर्गीकरण करते हैं तो यहां पर सबसे मजबूत स्थिति में पाते हैं आप इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप्स। इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप्स मतलब संस्थागत दबाव समूह, वे दबाव समूह जो सत्ता के नजदीक हो। आपको बिल्कुल सामान्य ज्ञान की चीज बता देता हूं, IAS एसोसिएशन हिंदुस्तान का सबसे पावरफुल प्रेशर ग्रुप है, क्योंकि ये सत्ता के सबसे नजदीक होता है। IAS एसोसिएशन इंस्टीट्यूट। अच्छा, कुछ खुराफाती प्रेशर ग्रुप भी होते हैं जो अपनी बातें मनवाने के लिए, आप कह सकते हैं, हिंसक साधनों का प्रयोग करते हैं। जैसे उल्फा है ना, ये अपनी बातें मनवाने के लिए क्या करेंगे? बब्बर खालसा, सिमी, हाँ, ये सब उग्रवादी दबाव समूह हैं। तो ये गैर कानूनी है, इन पर रोक लगाई गई होती है। और सारे प्रेशर ग्रुप्स गैर कानूनी नहीं है। अब हम मान लें कि सामाजिक संगठनों के बारे में आप ठीक ठाक समझ विकसित कर लिए, इन सब के बारे में। अब जरा हम लोग क्रिटिसाइज कर लेते हैं। हाँ, दबावकारी साधन का मतलब ये हुआ कि अगर आपने हमारी बातें नहीं मानी, अगली बार वोट नहीं मिलेगा।
अगली बार वोट नहीं मिलेगा। माना कि हम दूसरी पार्टी को वोट नहीं देंगे क्योंकि दूसरे बटन दबाने में हाथ कांपते हैं, लेकिन आपको भी वोट नहीं देंगे, हम वोटिंग का ही बहिष्कार कर देंगे। आप बताइए वो परेशान हो जाएंगे कि नहीं? कई लोग ऐसे होते हैं। हिंदुस्तान के मतदाता व्यवहार का जब धरातल पर जाकर आप अवलोकन करेंगे तो कई क्षेत्रों में इस तरह की चीज़ें दिखेगी। किसी गांव विशेष के लोग कहेंगे, देखो भाई हम तो खानदानी कांग्रेसी हैं, या हम तो खानदानी भाजपाई हैं। कमल के अलावे इधर उधर उंगली टिक नहीं पाती, कांपने लगती है। लेकिन ये जो कमल का प्रहरी है, ये एकदम निकम्मा है, किसी काम का नहीं है, 3 बार से सांसद है, कुछ भी नहीं किया। विरोध दर्शाना है। अब देखिए कितने बड़े मतलब समर्थक हैं कि हमें इस उम्मीदवार से आपत्ति है, लिहाजा हम इसको वोट नहीं देंगे। लेकिन हम दूसरी पार्टी को भी वोट नहीं देंगे क्योंकि हम अपनी पसंद की पार्टी को ही सत्ता में देखना चाहते हैं। अब क्या कहेंगे इसको? अब ऐसे लोग ये मान के चलते हैं कि नोटा क्या ही दबाना, कुछ भी नहीं दबाना, जाना ही नहीं। छुट्टी मना लेना है। हाँ। हाँ, एक तो ये हो गया कि वोट नहीं देंगे। दूसरा कारण ये हो गया कि भाई हम प्रतिपक्षी दलों का समर्थन करेंगे, एक ये भी कह सकते हैं। प्लस हम घूम घूम के जनता के बीच आपकी नीतियों की शिकायत करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? हम सरकार में, चूंकि आप सरकार में बैठे हैं, हम विशल ब्लोइंग को बढ़ावा देंगे, हम मीडिया में जाकर आपका पर्दाफाश करेंगे, हम जन जागरूकता फैलाएंगे कि इस तरह की निकम्मी सरकार को दोबारा सत्ता में आने का अवसर, बहुत बहुत कुछ हो सकता है। इतने में तो सरकार की चूल्हे हिल जाएगी। अगर दो चार दबाव समूह, सबको छोड़िए ना, बीजेपी की सरकार हो, अकेले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी मुद्दे पर अड़ जाए, औकात बीजेपी की कि उसकी बात काट दे। यूपी में घर घर घूम के प्रचार नहीं किया स्वयंसेवकों ने, हालत खराब हो गई इनकी पूरी। इनका जो वोट बैंक है, आपको बताऊं, एक पत्रकार हुआ करते थे, नहीं रहे, पंजाब के, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, हिंदी के बड़े मशहूर पत्रकार थे, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों। कुलदीप नैयर करके कुछ था, है ना? हाँ, कुलदीप नैयर, हाँ। कुलदीप नैयर, सही कह रहे हो, याद आ गया मुझे। उनसे बेसिकली कांग्रेस के लोगों ने सवाल पूछा, मतलब कांग्रेस के लोगों ने राय मांगी, चूंकि पत्रकार थे, तो ऐसी बातचीत में ये वाकया है बेसिकली राजीव जी के दौर का। उन्होंने पूछा कि नैयर साहब बताएं, हम में और बीजेपी के अंदर आप क्या फर्क पा रहे हैं इस तरह से? ये बहुत बात की एपिसोड है। उन्होंने साफ साफ कहा, मतलब राजीव जी के समय जो संवाद हुआ था वो तो हुआ था, इधर राहुल जी के दौर में वो बहुत हाल फिलहाल में उनका देहांत हुआ था, मुझे लगता है 2007-8 में, और वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं। इनफैक्ट जब राहुल जी एक्टिव हुए कांग्रेस की पॉलिटिक्स में, उस दौरान कुलदीप नैयर साहब का यह विचार था कि हम तुम्हारे बाप को भी बता चुके थे कि तुम्हारी विफलता की सबसे बड़ी वजह क्या होगी, तुम्हारे पास ग्रास रूट लेवल पर जो काडर है वो कमज़ोर हो चुका है, और भाजपा जो तेज़ी से ग्रो कर रही है उसके पीछे उसका ग्रास रूट काडर का मजबूत होना है। साफ साफ शब्दों में उन्होंने कह दिया, इसके सर पे आरएसएस का हाथ है, और आरएसएस के लोग स्वयंसेवक तृणमूल स्तर तक फैले हुए हैं। कांग्रेस के अंदर ऐसा कोई संगठनात्मक आधार नहीं है जिसके सहारे ये कह सके कि इसके स्वयंसेवक, या इसके एक तरह से कह सकते हैं वॉलंटियर्स, तृणमूल स्तर तक फैले हों। बस यही अंतर है, और कुछ अंतर नहीं है। तुम दोनों की विचारधारा एक है, तुम दोनों के शासन करने के तरीके एक हैं, वो दोनों एक ही। ये बात तो सही है। मतलब आपके दल वाले इधर आ जाएं, इधर वालों को कोई आपत्ति नहीं, इधर वाले उधर चले जाएं, उधर वालों को कोई आपत्ति नहीं। इसका मतलब कि वैचारिक रूप से कोई ऐसी प्रतिद्वंदिता तो है नहीं। यू बोथ आर राइट विंग्स। फर्क ये है, एक अपने आप को थोड़ा हार्डलाइनर दिखाने की कोशिश करता है और दूसरा छुपा ले जाता है। बस देश के अंदर जो भी विवादित मुद्दे हैं, आप देखेंगे उन सारे विवादित मुद्दों में भाजपा और कांग्रेस दोनों बराबर के हकदार हैं। हाँ, अगर
भाजपा को ये लगता है कि इस विवाद को बढ़ावा देने से, इसका श्रेय लेने से हमें चुनावी लाभ मिल जाएगा, तो चिल्ला चिल्ला के वो कहती है कि हाँ हमने किया है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो हिंदुस्तान के अंदर आमतौर पे जितने पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ है, आपको बताऊं, विकासशील देश एशिया अफ्रीका के, जिनका अपना औपनिवेशिक अतीत रहा है, सबके यहाँ राजनैतिक हालात ऐसे ही लचर पचर स्थिति में होती है, ढीली ढाली स्थिति में। यहाँ पॉलिटिक्स में विचारधारा का कोई औचित्य नहीं है। विचारधारा का औचित्य होता तो गुजरात का वो लड़का पटेल, भाजपा को पानी पी पी के कोसता था, भाजपा ज्वाइन कर लिया, हार्दिक पटेल। बिहार का वो लड़का कन्हैया, कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर, कम्युनिस्ट पार्टी का माउथ पीस, युवा चेहरा के रूप में प्रोजेक्ट किया गया, आज कांग्रेस के पास आ गया। कोई बड़ी बात नहीं है कि 4-5 साल के बाद भाजपा के अंदर उसे पाएंगे आप। समझ रहे मेरी बात? आप बताइए कहाँ गई राजनीतिक विचारधारा? तो हमारे यहाँ राजनीतिक विचारधारा को वरीयता दिया ही नहीं जाता, वरीयता ही नहीं दिया जाता। इसलिए हिंदुस्तान की राजनीतिक दलों में मैं, अगर मुझे मतदाताओं को जागरूक करना हो तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप राजनीतिक विचारधारा की बुनियाद पर अपने मतदाता व्यवहार का सृजन मत करिए, आप कैंडिडेट की योग्यता के आधार पर मतदाता व्यवहार का सृजन करिए, क्योंकि सरकार में चाहे कोई भी आए, कार्य प्रणाली वही होगी। आपको लगेगा नहीं ये मेरी सरकार, ये उनकी सरकार, ये फर्जी के अपने हाथों से अपनी पीठ थपथपाने वाली बात है, कोई किसी की सरकार नहीं। हाँ, कैंडिडेट से जनता आसानी से जुड़ सकती है, तो अपनी पसंद का योग्य कैंडिडेट चुनिए। समझ रहे मेरी बात? ये आपके वोटिंग बिहेवियर को मैं इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, प्रेशर ग्रुप वर्सेस पॉलिटिकल पार्टी रिलेशन के दायरे में अपनी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए। हाँ, हाँ बिल्कुल आएगा, है ना। नाकाबंदी कर देंगे, शहर जाम कर देंगे, हालांकि ये सब इलीगल है। समझ रहे मेरी बात? हाँ, ये कोई आमतौर पे विरोध करने का सबसे जो उपयुक्त तरीका बताया गया है भारतीय लोकतंत्र में, वो है सत्याग्रह। सत्याग्रह, आप विरोध करिए। विरोध किस लिए करते हैं? जनता के किसी वर्ग विशेष या जनता के हितों के रक्षार्थ ना। अगर सही में आप जनता के हितों को लेकर तत्पर हैं, तो एक के हित की आड़ में दूसरे के हित का बलिदान आप कैसे कर सकते हैं? हम जनता के इस वर्ग के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके लिए हमने शहर में चक्का बंद करवा दिया, नाकाबंदी करवा दी। अब मान लीजिए कोई बीमार निकला, कोई व्यक्ति मूलभूत ज़रूरत की चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए जा रहा है, कलेक्ट करने के लिए जा रहा है, और वो उसमें सफल नहीं हो पा रहा है, एक वर्ग के रक्षार्थ दूसरे वर्ग को टॉर्चर करना, ये कौन सा आंदोलन है? तो सत्याग्रह को सबसे सटीक माना गया है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें विरोध का तरीका बिल्कुल अहिंसात्मक होगा। विरोध करने वाला स्वयं को कष्ट देगा, लेकिन जिसके खिलाफ वो विरोध कर रहा है उसको कष्ट देना नहीं चाहेगा। यानी पुलिस वाले अगर पिटाई कर रहे हैं तो आराम से हाथ बांध के पिटते जाइए, बदले में आप उस पर हाथ नहीं उठाएंगे। ये क्या है? सत्याग्रह। एक्चुअली ये हृदय परिवर्तन की अवधारणा पे काम करता है सत्याग्रह। ठीक है, अब देखिए हमारे, हाँ पूछिए। क्या? व्यवसाय संघ बिल्कुल आएगा जी। प्रेशर ग्रुप, व्यवसायिक प्रेशर ग्रुप में जैसे मान लीजिए कृषक मजदूर संघ, कृषक मजदूर संगठन आ सकता है प्रेशर ग्रुप में, आ सकता है। एनीथिंग एल्स? अरे भाई, हर वर्ग के व्यवसायिक स्तर पे, व्यवसाय के आधार पे जनता के हर वर्ग का प्रेशर ग्रुप है। क्या चिकित्सकों का नहीं है, टीचरों का नहीं है, प्रोफेसर्स का नहीं है? सबका। तो ये तो व्यवसाय के आधार पर ही है ना, है ना। तो व्यवसायिक प्रेशर ग्रुप्स कहते हैं इसको। अब बताइए, नागरिक समाज की संस्थाएं भारत में उस रूप में सफल क्यों नहीं है जिस रूप में इन्हें सफल होना चाहिए था? पहली बात, इनके प्रति जनता का उदासीन दृष्टिकोण, राजनैतिक इच्छा शक्ति का भी अभाव। बिल्कुल सही कहा आपने, राजनैतिक इच्छा शक्ति का अभाव। और क्या कहेंगे? आमतौर पे हिंदुस्तान जैसे देश में बेरोजगारी का एक ऐसा आलम है कि हर व्यक्ति ये सोचता है कि चलो भाई, केजीएस में हम क्लास कर रहे थे, हमारे बगल में बैठने वाला मेरा दोस्त
आईएएस बन गया, हम थोड़े से के लिए चुप गए। अब क्या करें? अब जाहिर सी बात है, छोटी मोटी नौकरी तो नहीं करेंगे, तो आप क्या करेंगे? दोस्त को कनेक्ट करेंगे, देख भाई कुछ जुगाड़ हो तो। वो क्या कहेगा, ऐसा है कोई सोसाइटी या कंपनी रजिस्टर करा लो, 2-3 साल इंतज़ार करो, इसके बाद हम तुम्हें इतना फंड एलोकेट करवाएंगे कि चिंता मत करना, एनजीओ चलाओ। अब बताइए, एनजीओ गठित करने का जो नैसर्गिक मंसूबा है, नकारात्मक है कि सकारात्मक है? अब ये एनजीओ भ्रष्टाचार पे नकेल कसेगी कि बढ़ाएगी? ये टेंडेंसी बड़ी खतरनाक है जो हमारे यहाँ नागरिक समाज की संस्थाओं को सफल नहीं होने दे रही है। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, हर कोई चाहता है कि चलो भाई सोसाइटी रजिस्टर करा लेते हैं, ट्रस्ट रजिस्टर करा लेते हैं, फिर बाद में सरकार से भारी भरकम फंड लेंगे, 4 करोड़ आएगा, 40,000 खर्च करेंगे, कागजों पे 4 करोड़ दिखाएंगे। अब बताइए, इस उद्देश्य से नागरिक समाज की संस्थाएं अगर सरकार को मदद करते हुए अभिशासन में आगे बढ़ेंगी, अभिशासन का क्या ही रूप होगा। कई बार आपको बताएं, जनता के ऐसे ऐसे मुद्दों को ये एनजीओज उठाने लगते हैं जो दुनिया के पटल पे, वैश्विक पटल पे भारत की फजीहत करा देता है। और ये मुद्दे इसलिए उठाते हैं ताकि वैश्विक मंचों से इन्हें फंड मिले। ऐसे ऐसे मुद्दे उठाएंगे, अमुक क्षेत्र में बड़े स्तर पे मानवाधिकार का हनन हो रहा है, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ, वहाँ के सभ्य लोगों के साथ वहाँ की सरकार बर्बरता कर रही है, वो नक्सली कोई आतताई नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है, इस तरह की चीज़ें। अब दुनिया में क्या मैसेज जाएगा? यार अमुक एनजीओ ह्यूमन राइट्स के फील्ड में बड़ा शानदार काम कर रहा है, इसे प्रमोट करना चाहिए। फंड आने लगा फंड आया, लेकिन किस एवज में? भारत की फजीहत के एवज में। समझ रहे मेरी बात? अब नक्सलियों का मानवाधिकार आपको दिख रहा है, सरकारी तंत्र में काम करने वाले कर्मचारियों का कोई मानवाधिकार नहीं है, इसको गोले बारूद से ये पल भर में उड़ा देते हैं। ये सारी चीजें हैं, तो इन पे तमाम तरह के हेरा फेरी वगैरह के आरोप लगते रहते हैं। आप ये सलाह दे सकते हैं कि ये जो नागरिक समाज की संस्थाएं हैं, इनकी कार्य प्रणाली को लेकर कुछ सख्ती बरतनी चाहिए, ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि ये पारदर्शिता का अनुसरण कर सकें, प्लस सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना, सोशल ऑडिटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, इनका नियमित लेखा परीक्षण भी होना चाहिए, रेगुलर ऑडिटिंग होनी चाहिए। तब तो पता चलेगा कि कहाँ से कितना धन आया और कितना इन्होंने खर्च किया तो कहाँ किया व्यवहार में। आमतौर पे कोई एनजीओ है जो रूरल हेल्थ को प्रमोट करती है, किसको प्रमोट करती है? वो गांव में कभी दिखेगी ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक पहुंच जाते हैं सब, वहीं पड़े रहेंगे। जिला मुख्यालय गांव है, गांव के लिए अंदर जाना पड़ेगा ना, 10-15 किलोमीटर अंदर, वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि सड़क खराब है, कमर में दर्द होने लगेगा। कि तुम कौन सी सेवा कर रहे हो, कौन सा जन कल्याण है तुम्हारा? इसका मतलब कि तुम पैसा लूटने के लिए एनजीओ बने हो। क्लियर है ये? अब मैं इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे एनजीओ ऐसे हैं, बट ज़्यादातर केसेस में आप इस तरह की प्रवृत्ति पाएंगे। हाँ, ध्यान रखिएगा, जहाँ लिबर्टी होगी वहीं इनकी मोल है, वहाँ जाकर सरकार से बार्गेनिंग करेंगे, कुचल दिए जाएंगे। अमनेस्टी इंटरनेशनल ये सब है ही तो। हाँ, अब जैसे इंटरनेशनल लेवल पे जो नेशनल एक्टर्स हैं, अलग अलग देश हैं, जैसे मान लीजिए अमेरिका, चीन, इस तरह के देश फंडिंग करते हैं। देश के स्तर पे देश की सरकार भी फंडिंग कर सकती है, विदेशी इंस्टीट्यूशंस भी फंडिंग कर सकते हैं, है ना, जैसे यूनाइटेड नेशंस, उसकी एजेंसियाँ, इस तरह से। हम्म। इस नहीं तो उसमें तो उस लॉ के अकॉर्डिंग होगा ना, जैसे ट्रस्ट के लिए अलग लॉ है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए अलग लॉ है, बताया तो था। अभी लिखवा दूंगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अरे भाई, अलग अलग लॉ क्यों होता है? मान लीजिए पहले से सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, कंपनी कंपनी लॉ अगर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन लॉ के बराबर ही होता तो अलग से कंपनी लॉ बनाने की जरूरत क्या पड़ती, है ना?
इन दोनों की धाराओं में, दोनों के प्रावधानों में अंतर है। आप ये पूछना चाहते हैं क्या कि ट्रस्ट और कंपनी में क्या फ़र्क होता है, ये आपका पूछना है। हाँ, जनता का राज्य के बीच समन्वय कायम करना। हाँ, कंपनी के माध्यम से जैसे मान लीजिए आप कोई कार्य निष्पादन करते हैं, उस कार्य निष्पादन का जो उद्देश्य होता है वो लोकहित ही होता है ना। लेकिन इसके लिए आपके पास एक प्रॉपर ऑडिट का सिस्टम होता है, प्रॉपर लेखा परीक्षण का सिस्टम होता है। ट्रस्ट वगैरह के लिए आमतौर पे ये कंपलसरी नहीं है, उसके लिए वॉलंटरी है। अगर कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको इन सारी औपचारिकताओं को फुलफिल करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? हाँ, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइज, नॉन रजिस्टर्ड का मतलब जिसका आपने पंजीयन नहीं कराया है, उसको दूसरे तरीके से आपने वैलिडेट करवाया है। जैसे नॉन रजिस्ट्रेशन के कई सारे तरीके होते हैं। जैसे ये डिपेंड करता है कि आपकी आपने किस किस अमाउंट की स्टैम्प ड्यूटी दे रखी है ना। तो मतलब आप ये मान के चलिए कि आप किसी कानून के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं। तभी तो मैंने कहा आरएसएस को आप एनजीओ की संज्ञा नहीं दे सकते। समझ रहे मेरी बात? आरएसएस को लेकिन आप प्रेशर ग्रुप की संज्ञा दे सकते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप की संज्ञा दे सकते हैं। ये तो मैंने पहले ही आपको बताया कि प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है ना। प्रेशर ग्रुप, हाँ, एनजीओस, एनजीओस के रूप में अगर आप कहते तो ये तय हो जाता कि वही एक तरह से वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो किसी न किसी लॉ के तहत रजिस्टर्ड हैं, उन्हीं को आप नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की संज्ञा दे सकते हैं। और ये जो इंटरेस्ट ग्रुप्स वगैरह हैं, इनका ना तो अपना कार्यालय होता है, ना ही इन्हें रजिस्टर्ड कराने की आवश्यकता होती है, कुछ नहीं। हम्म, हाँ, बात तो ये भी सही कह रहे हो। कोई नहीं, आखिरी क्लास से पूछ लेने दो। तो टॉपिक अब लिखवाना ही तो रह गया। हाँ, क्या? कौन से संगठन? हाँ, किसान संगठन। नहीं नहीं, नागरिक समाज की संस्थाएं, जिस रूप से सारी संस्थाएं आप देखेंगे कॉमन रूप में यही कोशिश करेंगे कि अपने अपने वर्ग के हितों को आगे बढ़ाती हैं वो। भले आप उन्हें हित समूह का नाम नहीं देंगे, दबाव समूह का नाम नहीं देंगे, लेकिन इंटरेस्ट को ही तो प्रमोट करती हैं। और इन क्या? कीप क्वाइट प्लीज। तुम आधा शब्द खा जा रहे हो शुरुआत में बोलते समय। कोई और पढ़े इसका क्वेश्चन। तुम पढ़ दो जी, जोर से पढ़ना। अरे भाई, जाहिर सी बात है, कोई संगठन अपने हितों को लेकर राजनीतिक व्यवस्था के सामने अपनी आवाज बुलंद करेगा ना। गाजीपुर बॉर्डर पे बैठ के धरना देगा। किसान आंदोलन ऐसे ही चल रहा था ना। मीडिया है, इसमें मीडिया अपनी भूमिका निभाती है, संबंधित वर्ग की, संबंधित संगठन की आवाज को सरकार तक पहुंचाती है। सरकार अगर नहीं सुनेगी तो जनता का दूसरा वर्ग या दूसरे संगठन वो लामबंद होंगे कि भाई आप क्यों नहीं सुन रहे हो, इनकी नहीं सुन रहे हो, कल को हमारी भी नहीं सुनोगे। इस तरह से प्रभावित करती है। टेक डाउन प्लीज। नहीं पता चला, रह जाएगा। ठीक ही कहा आपने। फिर आप कहेंगे सर ने छोड़ दिया सिलेबस। क्या हेडिंग डालेंगे? सिविल समाज संगठन, पहले लिख लीजिए इसको। एक पेज छोड़ दीजिए कंपनी का, एक दो पेज अगर लिखना हो तो। नहीं तो यहीं लिखिए ना, लास्ट में नोट करके लिख लीजिएगा कारपोरेट गवर्नेंस, अगर टाइम अलाउ किया तो। नहीं तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस लिखिए।
अभिशासन के अंतर्गत, अभिशासन मतलब गवर्नेंस, गवर्नेंस के अंतर्गत, अभिशासन के अंतर्गत नीति निर्माण में, नीति निर्माण में विभिन्न विभिन्न अंशधारकों की भूमिका होती, विभिन्न अंशधारकों की भूमिका होती है, जिनमें सिविल समाज के संगठन यानी नागरिक समाज के संगठन बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिनमें नागरिक समाज के संगठन बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। नागरिक समाज, नागरिक समाज, नागरिक समाज एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है, नागरिक समाज एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें जिसमें अलग अलग प्रकृति वाले, नागरिक समाज एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें अलग अलग प्रकृति वाले संगठनों की सहायता से, में अलग अलग प्रकृति वाले संगठनों की सहायता से राज्य तथा नागरिकों के मध्य, राज्य तथा नागरिकों के मध्य, राज्य तथा नागरिकों के मध्य बेहतर तालमेल एवं सामंजस्य स्थापित होता, बेहतर तालमेल एवं सामंजस्य स्थापित होता। ऐसे संगठनों में, ऐसे संगठनों हित समूह, हित समूह, दबाव समूह, स्वयं सहायता समूह, स्वैच्छिक संगठन इत्यादि आते हैं, इत्यादि आते हैं। इन संगठनों के माध्यम से, इन संगठनों के माध्यम से इन संगठनों के माध्यम से जनता की आवश्यकताओं की पहचान कर, जनता की आवश्यकताओं की पहचान कर जनता की आवश्यकताओं की पहचान कर सरकार को उनसे अवगत कराया जाता, जनता की आवश्यकताओं पर सरकार को से अवगत कराया जाता है। इसी आधार पर सरकार द्वारा, इसी आधार पर सरकार द्वारा लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है, सरकार द्वारा लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है तथा उनकी प्राप्ति के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए आवश्यक कार्यक्रमों का, तथा उनकी प्राप्ति के लिए आवश्यक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जाता है, आवश्यक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जाता है।
ध्यातव्य है नागरिक समाज के संगठनों को नागरिक समाज के संगठनों को कानूनी बाध्यताओं का अथवा अथवा कानूनी औपचारिकताओं का अनुसरण नहीं करना कानूनी बाध्यताओं अथवा कानूनी औपचारिकताओं का अनुसरण नहीं करना पड़ता है। लिहाजा 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 आम जनमानस के साथ आम जनमानस के साथ इनका जुड़ाव इनका जुड़ाव सरकार तथा उसकी संस्थाओं की तुलना में सरकार तथा उसकी संस्थाओं की तुलना में अधिक सहज, आसान तथा प्रगाढ़ होता है। अधिक सहज, आसान तथा प्रगाढ़ होता है। नागरिक समाज से जुड़े नागरिक समाज से जुड़े नागरिक समाज से जुड़े महत्वपूर्ण संगठन इस प्रकार हैं। पहला लिख लीजिए, स्वैच्छिक संगठन। स्वैच्छिक संगठन। चुनाव प्रचार चल रहा है नहीं? कोई नहीं, यही तो लोकतंत्र के त्योहार की तैयारी चल रही है। हाँ, ये अच्छी बात है। ठीक है, स्वैच्छिक संगठन। जब दो या दो से अधिक लोग जब दो या दो से अधिक लोग अपनी स्वेच्छा से जब दो या दो से अधिक लोग अपनी स्वेच्छा से समाज कल्याण हेतु बिना किसी अस्त्र शस्त्र के समाज कल्याण हेतु बिना किसी अस्त्र शस्त्र के एसोसिएशन अथवा संघ बनाते हैं एसोसिएशन अथवा संघ बनाते हैं तो उसे स्वैच्छिक संगठन कहा जाता है। तो उसे स्वैच्छिक संगठन कहते हैं। अगला लिखिए, पंजीकृत समाज। पंजीकृत समाज ऐसे स्वैच्छिक संगठन ऐसे स्वैच्छिक संगठन जिनका पंजीकरण ऐसे स्वैच्छिक संगठन जिनका पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट यानी सोसाइटी पंजीकरण कानून 1860 सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत हुआ हो उसे पंजीकृत समाज कहेंगे। इनके पंजीकरण हेतु इनके पंजीकरण हेतु इनके पंजीकरण हेतु राज्यों के स्तर पर
राज्यों के स्तर पर विभाग तथा निदेशालय होते हैं, जहाँ पंजीकरण कराया जाता है। निदेशालय। अगला डालेंगे हेडिंग, मतलब तीसरा, पंजीकृत कंपनी अथवा चैरिटेबल कंपनी, है ना। पंजीकृत कंपनी अथवा चैरिटेबल कंपनी। कंपनी अधिनियम, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 में, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 में यदि कोई यदि कोई यदि कोई यदि कोई स्वैच्छिक समूह पंजीकरण कराता है तो उसे चैरिटेबल कंपनी का दर्जा प्राप्त होगा। ध्यान रहे, चैरिटेबल कंपनी का दर्जा प्राप्त होगा। आगे लिखिए, ध्यान रहे, चैरिटेबल कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पर काम करती है। नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई लाभ नहीं, कोई हानि नहीं, है ना। न लाभ न हानि के सिद्धांत पर काम करती है। इसीलिए इसे नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन यानी लाभ की चिंता नहीं करने वाला संगठन, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ट्रस्ट, नेक्स्ट लिख लीजिए, ट्रस्ट। यदि किसी स्वैच्छिक संगठन का पंजीकरण यदि किसी स्वैच्छिक संगठन का पंजीकरण यदि किसी स्वैच्छिक संगठन का पंजीकरण भारतीय ट्रस्ट कानून 1882 के तहत किया गया हो, भारतीय ट्रस्ट कानून 1882 के तहत किया गया हो, भारतीय ट्रस्ट कानून 1882 के तहत किया गया हो, तो उसे ट्रस्ट कहेंगे, तो उसे ट्रस्ट कहेंगे। अच्छा, ध्यान रखिएगा, ट्रस्ट भी नो प्रॉफिट नो लॉस के कंसेप्ट पे काम करता है। लिख लीजिए, यह भी ना कोई लाभ ना कोई हानि के सिद्धांत पर काम करता है ना। नो प्रॉफिट नो लॉस। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी, यदि कोई स्वैच्छिक संगठन यदि कोई स्वैच्छिक संगठन कोऑपरेटिव सोसाइटी संशोधन कानून 1923 के तहत
जब कोई स्वैच्छिक संगठन कोऑपरेटिव सोसाइटी संशोधन कानून 1923 के तहत पंजीकृत हो तो उसे कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है ना, अमूल, हित समूह, अमूल दूध पीता है इंडिया, तभी तो जीता है इंडिया, देखिए यहाँ। ये सब कोऑपरेटिव के ही एग्जाम्पल्स हैं। हित समूह व दबाव समूह, हित समूह व दबाव समूह, जब कोई स्वैच्छिक समूह जब कोई स्वैच्छिक समूह किसी वर्ग विशेष के हितों के लिए किसी वर्ग विशेष के हितों के लिए कार्य करता है, जैसे छात्र, चिकित्सक, विद्यार्थी, श्रमिक इत्यादि, वर्ग विशेष के हितों के लिए कार्य करता है तो उसे हित समूह कहते हैं। तो उसे हित समूह कहते हैं। जब कोई स्वैच्छिक संगठन किसी वर्ग विशेष के हितों के लिए कार्य करता है तो उसे क्या बोलते हैं? हित समूह। जब किसी हित समूह के द्वारा वर्गीय हितों की प्राप्ति हेतु जब किसी हित समूह द्वारा वर्गीय हितों की प्राप्ति हेतु दबावकारी साधनों का प्रयोग किया जाने लगे तो उसे दबाव समूह कहते हैं। ठीक है ना? दबावकारी साधनों का प्रयोग किया जाने लगे, जैसे बहिष्कार, तोड़फोड़, इस तरह का दबावकारी साधनों का प्रयोग किया जाने लगे तो उसे दबाव समूह कहा जाता है। फाइनर ने, इसी में लिखिए फाइनर, फाइनर ने दबाव समूहों को अज्ञात साम्राज्य कहकर संबोधित किया। अज्ञात साम्राज्य कहकर संबोधित किया है। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि पश्चिम के उन्नत औद्योगिक समाजों में, इसमें कोई दो राय नहीं कि पश्चिम के उन्नत औद्योगिक समाजों में पश्चिम के उन्नत औद्योगिक समाजों में हित समूह अथवा दबाव समूहों की महती भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अमेरिकी शासनिक व्यवस्था के बारे में अमेरिकी शासनिक व्यवस्था के बारे में अक्सर यह कहा जाता है अक्सर यह कहा जाता है कि अमेरिकी हुकूमत
अमेरिका के कुछ गिने चुने अमेरिका के कुछ गिने चुने व्यावसायिक अथवा व्यापारिक अथवा मत लिखिए, व्यावसायिक व व्यापारिक हित समूहों के इशारे पर काम करती है। व्यावसायिक व व्यापारिक हित समूहों के इशारे पर काम करती है। ठीक है। भारत जैसे पश्च उपनिवेशी देशों में, इसी में लिखिए, भारत जैसे पश्च उपनिवेशी देशों में भारत जैसे पश्च उपनिवेशी देशों में हित समूह अथवा दबाव समूह उतनी सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर पाते जितना पश्चिम में कर पाते हैं। भारत जैसे देशों में गैर व्यावसायिक हित समूहों की अधिकता होती है ना। भारत जैसे देशों में गैर व्यावसायिक हित समूहों की अधिकता होती है, जो जो जाति धर्म जाति धर्म भाषा जाति धर्म भाषा नृजातीयता एथनिसिटी नृजातीयता इत्यादि संकीर्णताओं के आधार पर संगठित होते हैं। इत्यादि संकीर्णताओं के आधार पर संगठित होते हैं। भारत में हित समूह अथवा दबाव समूह भारत में हित समूह अथवा दबाव समूह अक्सर अक्सर राजनैतिक दलों के पिछलग्गू बनकर रह जाते हैं, है ना। खुलकर लिखिए, लिख सकते हैं। अक्सर राजनैतिक दलों के पिछलग्गू बनकर रह जाते हैं। लिख दूं पिछलग्गू? लिख लिए। पिछलग्गू बनकर रह जाते हैं। कहने का अभिप्राय है कि भारत में हित समूह अधिक से अधिक नौकरशाही तक दबाव बना पाता है। अधिक से अधिक नौकरशाही तक दबाव बना पाता है, विधि निर्माता पर नहीं। विधि निर्माता समझ रहे हैं ना, लेजिस्लेचर। विधि निर्माता पर नहीं। अगला लिखिए, डोनर्स दानकर्ता समूह। ये भी एक तरह का सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ही है। टेक डाउन प्लीज। ऐसे स्वैच्छिक संगठन ऐसे स्वैच्छिक संगठन जो ऐसे स्वैच्छिक संगठन जो पृथक रूप से ऐसे स्वैच्छिक संगठन जो पृथक रूप से किसी लोक कल्याणकारी नीति का संचालन नहीं करते लोक कल्याणकारी नीति का संचालन नहीं करते, किंतु किंतु अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं को
वित्तीय मदद प्रदान करते हैं। जैसे बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है ना। हाँ, अन्य वित्तीय संस्थाओं को, अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। लोकहितवादी संगठन, लोकहितवादी संगठन टेक डाउन, ऐसे स्वैच्छिक संगठन, ऐसे स्वैच्छिक संगठन जो समाज कल्याण के, जो समाज कल्याण के कोई विशेष कार्यक्रम संचालित नहीं करते, समाज कल्याण के कोई विशेष कार्यक्रम संचालित नहीं करते, बल्कि बल्कि जनहित में, नागरिकों के अधिकारों के रक्षार्थ, जनहित में नागरिकों के अधिकारों के रक्षार्थ न्यायपालिका के समक्ष, न्यायपालिका के समक्ष जनहित याचिकाएं दायर करके, जनहित याचिकाएं दायर करके कानूनी लड़ाई लड़ते हैं। जैसे पीपल्स यूनियन फॉर, पीपल्स यूनियन फॉर द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, पीपल्स यूनियन फॉर द, हिंदी में लिख लीजिए इसको लिखना चाहें तो इस तरह से, पीपल्स यूनियन फॉर द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, फॉर द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स एडीआर, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी पीयूसीएल, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी। और अगर जोड़ना चाहें इसमें तो केशवानंद भारती ट्रस्ट, केशवानंद भारती ट्रस्ट, ट्रस्ट ना लिख के फाउंडेशन लिख लो, ट्रस्ट तो फिर अलग हो जाएगा, केशवानंद भारती फाउंडेशन है ना, फाउंडेशन। क्योंकि लोक हितवादी या जनहितवादी संगठन जो है ना, ये रजिस्टर्ड नहीं होते है ना। आगे लिखिए, नेक्स्ट, गैर सरकारी संगठन, वे सभी स्वैच्छिक संगठन, वे सभी स्वैच्छिक संगठन जो किसी न किसी रूप में पंजीकृत हों, जो किसी न किसी रूप में पंजीकृत हों, तथा तथा जो कम से कम, जो कम से कम 3 क्रमागत वित्तीय वर्षों में, 3 क्रमागत कंसेक्यूटिव लगातार, जो कम से कम 3 क्रमागत वित्तीय वर्षों में स्वेच्छा से जनहित के कार्यों को अंजाम दिया हो, स्वेच्छा से जनहित के कार्यों को अंजाम दिया हो,
लेखा परीक्षण की बुनियाद पर लेखा परीक्षण की बुनियाद पर सरकार से सरकार से किसी कल्याणकारी योजना किसी कल्याणकारी योजना में काम करने के उद्देश्य से सरकारी अनुदान की मांग करे सरकारी अनुदान की मांग करे तथा सरकार सरकार उसकी मांग को स्वीकार कर ले। बताइए, ऐसे स्वैच्छिक संगठन को क्या बोलेंगे? गैर सरकारी संगठन, एनजीओस। ठीक है, ऐसे स्वैच्छिक संगठन को हम गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ कहते हैं। लास्ट लिख लीजिए, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। गरीबी रेखा के नीचे यानी बीपीएल महिलाओं के गरीबी रेखा के नीचे यानी बीपीएल महिलाओं के, बिलो पॉवर्टी लाइन महिलाओं के, बीपीएल महिलाओं के कल्याण हेतु गठित बीपीएल महिलाओं के कल्याण हेतु गठित महिलाओं का एक ऐसा स्वैच्छिक संगठन महिलाओं का एक ऐसा स्वैच्छिक संगठन जिसमें जिसमें एक दूसरे के कल्याण हेतु एक दूसरे के कल्याण हेतु आपसी लगाव हो तथा महिलाओं का व क्षमता विकास व कौशल निर्माण के या कौशल विकास के लिए क्षमता विकास व कौशल विकास करने के उपरांत सरकार के द्वारा क्षमता विकास व कौशल विकास करने के उपरांत सरकार द्वारा सूक्ष्म वित्तीयन की सुविधा मुहैया कराया जाना। सूक्ष्म वित्तीयन समझ रहे हैं? माइक्रो फाइनेंसिंग। हाँ, सूक्ष्म वित्तीयन तथा संयुक्त दीर्घिकार य न सूक्ष्म वित्तीयन, माइक्रो फाइनेंसिंग, सूक्ष्म वित्तीयन की सुविधा मुहैया कराना जिसका लाभ संयुक्त रूप से अथवा बारी बारी से संबंधित महिलाओं को प्राप्त हो, है ना। ये आपस में ही मिलकर अपने लाभ के लिए स्वयं सहायता समूह गठित किए जाते हैं। अब हेडिंग डालेंगे, भारत में नागरिक समाज की भारत में नागरिक समाज की संस्थाओं के समक्ष चुनौतियां। नागरिक समाज की संस्थाओं के समक्ष चुनौतियां। लिखना शुरू करेंगे। पश्चिमी देशों की तरह भारत में पश्चिमी देशों की तरह भारत में नागरिक समाज के संगठन नागरिक समाज के संगठन
ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाते, ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाते, जिसके निम्नलिखित कारण है। पहला, भारत जैसे भारत जैसे पश्च उपनिवेशी देश, पश्च उपनिवेशी का मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, मतलब विकासशील। अब भारत जैसे पश्च उपनिवेशी देश यानी विकासशील देश में जाति, धर्म, जाति, धर्म, भाषा, नस्ल इत्यादि के आधार पर अमूमन अमूमन नागरिक समाज की संस्थाएं संगठित होती है, संगठित होती है। एग्जाम्पल समझ रहे हो ना? आरएसएस, देवबंद स्कूल, बजरंग दल, ये सब। आगे लिखेंगे, ऐसे सामाजिक संगठनों को बंद सामाजिक संगठन कहा जाता है। ऐसे सामाजिक संगठनों को बंद सामाजिक संगठन कहा जाता है। बंद समझ रहे हैं? जो लोकतांत्रिक मान्यताओं का ध्यान न रख पाए उसे क्या बोलेंगे? बंद। बंद व्यवस्था, बंद सामाजिक संगठन। इन्हें बंद सामाजिक संगठन की संज्ञा दी जाती है। पश्चिमी देशों में, इसी पॉइंट पे लिखेंगे, पश्चिमी देशों में नागरिक समाज के संगठन अपेक्षाकृत लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं। नागरिकों के अलग अलग वर्गों के संगठन एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। नागरिकों के अलग अलग वर्गों के संगठन एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। जबकि 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 भारत जैसे देशों में अलग अलग वर्गीय संगठन एक दूसरे के खिलाफ प्रतिरोध पैदा करने लगते हैं। समझ रहे मेरी बात? एक दूसरे के खिलाफ प्रतिरोध, डेटरेंस। भारत जैसे देश में लिखिए, भारत जैसे देश में नागरिक समाज के संगठन एक दूसरे के प्रति प्रतिरोध पैदा करने लगते हैं। आपने देखा नहीं है सोशल मीडिया वगैरह पे, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के बारे में हेट स्पीच से भर दिया होगा। आप ये भी लिख लीजिए, भिन्न भिन्न वर्गीय नागरिक संगठन, भिन्न भिन्न वर्गीय नागरिक संगठन सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे के खिलाफ घृणा वाक्य, हेट स्पीच, घृणा वाक्य तथा नफरती विचारों को बढ़ावा देते हैं। सेकंड पॉइंट, अभी फर्स्ट ही चल रहा था। सेकंड पॉइंट, क्योंकि इसको मैंने
कंपैरेटिव मैनर में लिखवा दिया ना, इसे थोड़ा लंबा हो गया। सेकंड, भारत में सिविल समाज के स्तर पर, भारत में सिविल समाज के स्तर पर व्यापक स्तर पे भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। भारत में सिविल समाज के स्तर पे यानी सिविल सोसाइटी के स्तर पे काफ़ी भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। सिविल समाज के संगठनों का अंतिम उद्देश्य यही होता है कि येन केन प्रकारेण सरकार से अनुदान प्राप्त हो जाए। समझ रहे मेरी बात? येन केन प्रकारेण सरकार से अनुदान प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में आम जनता कई बार बेरोजगारी दूर करने के उपाय के तौर पर, बेरोजगारी दूर करने के उपाय के तौर पर नागरिक समाज की संस्थाओं का गठन करती है। कुछ काम करेंगे, सरकार तक बात पहुंचेगी, कहीं मोटा अनुदान वगैरह मिल गया, काम हो गया। तो बेरोजगारी दूर करने के उपाय के तौर पर कई बार लोग इसका गठन करने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में सिविल समाज की संस्थाओं के प्रति जन जागरूकता का भी अभाव है। भारत में सिविल समाज की संस्थाओं के प्रति जन जागरूकता का भी अभाव है। नेक्स्ट पॉइंट, नागरिक समाज छूट गया तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, ऐसा क्या है। अगला पॉइंट लिख लीजिए, जरूरी है कि 5 ही पॉइंट हो, 4 पॉइंट से भी काम चलेगा। लिखिए, नागरिक समाज से जुड़ी संस्थाएं स्वतः अपना लेखा परीक्षण नहीं करती, है ना। जिसकी वजह से वे प्राप्त अनुदानों का बड़ी आसानी से हेराफेरी कर लेती हैं। हेराफेरी, उधर कोई कह रहा है फिर हेराफेरी। आसानी से हेराफेरी कर लेती है, मतलब तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर। ठीक है, दैट्स इट। तो इसी के साथ गवर्नेंस का सिलेबस जो पिछले 1 महीने से चले आ रहा था, आज औपचारिक रूप से समाप्त घोषित किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस लॉन्ग रनिंग सेशन से ठीक ठाक स्तर पे लाभान्वित हुए होंगे। नहीं नहीं, अब रहने दीजिए, हर चीज लिखना जरूरी नहीं है, समझ गई है ना। हाँ, हाँ जी। तो मोह माया बांटते हैं, फिर होगी कभी मुलाकात किसी मोड़ पे। ओके देन, थैंक यू।